PTV में मुजाहिद वल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और आखिरकार इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दरमियान इलेक्शन के हवाले से जो आइनी मसले पर ख़तों की और लफ्ज़ों की जंग जारी थी, उसमें आने वाली जो 2 हफ्ते जिससे निगरां हुकूमत को हुए हैं, उसने अपना फ़ैसला सुना दिया। आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी थी कि वो उनसे मुलाकात करें ताकि इलेक्शन की तारीख दे सकें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था कि हम मुलाकात करके वक्त ज़ाय करने के बजाय वाज़े कर दें कि इस मुलाकात का नतीजा नहीं निकलेगा कि नए इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन का हक़ इलेक्शन की तारीख का देना सिर्फ चीफ इलेक्शनर का काम है। इस पर हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ारत क़ानून को एक ख़त लिखा और आज यानी निगरां हुकूमत के वज़ीर क़ानून ने 2 टोक अल्फाज में ये फ़ैसला सुना दिया कि इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन की तारीख़ देगा। जी हाँ, इत्तेहादी हुकूमत ने आपको इल्म है कि मरदमशुमारी का कह के ख़ुद अपने गले में पंधा डाल दिया था और अब वो 90 दिन में इलेक्शन करा के माज़त के साथ मगरमच्छ के आंसू जिसे कहता है वही कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे साथ मुल्क के इंतहाई मोतबर मुमताज़ माहिर क़ानून पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम चौधरी एतराज़ हसन साहब मौजूद हैं। आपको इल्म है चौधरी साहब, आपसे मेरी एक नियाज़मंदी का ताल्लुक़ तो है ही, सवाल करते हुए भी ज़रा खौफ आता है। कोशिश करूँगा कि एहतराम भी मलूज़ रहे और जो सवाल हैं बहरहाल वो भी आपसे करते रहें। और सबसे पहले मैंने कहा ना कि शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, बराह रास्त अगर मैं ये आपसे मालूम करूँ कि इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा, ये वादे कर दिया निगरां हुकूमत ने कि हम ही करेंगे और ख़ास तौर पर मरदमशुमारी के बाद ये उन्होंने कहा और नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर करेंगे और इस तरह सदर मुमलिकत को 2 टोक जवाब दे दिया। और हाँ, आप लोगों को यानी सियासी जमातों को भी चौधरी साहब मकते में आप नहीं, इसमें तो कोई ऐसी वैसे बहस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि सदर ने तारीख देनी है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है। देनी तो वैसे सदर ने है, पर बिलफर्ज वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे देता है। तो आसमा जिलानी केस में जो हमूदुर रहमान साहब ने कहा, मंजूर कादिर साहब बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर हम याह्या खान को भी इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं तो सारी असेंबली जिसमें आप इलेक्ट होके आए हुए हैं, यानी भुट्टो साहब उस वक्त चूँकि हयात थे, तो वो ये सारी असेंबलियाँ भी जाएंगी तो इलेक्शंस भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जवाब दिया मंजूर कादिर साहब ने, एज लॉन्ग एज द पीपल गिव एन आंसर इट मैटर्स नॉट हु पुट द क्वेश्चन। As long as the people give the answer, it matters not who put the question. वो प्रेसिडेंट करे या इलेक्शन कमिश्नर करे, ये तो अना का मसला बनाए हुए हैं कि जी प्रेसिडेंट बुलाते हैं और जाते नहीं हैं। ये तो इनको तो खबर नहीं। अगर किसी ने इस इलेक्शन की ताख़ीर में बहुत अमली और फ्रंट फुट पे खेल के हिस्सा लिया है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है। और ताख़ीर महरूम रखा है इस मुल्क को, अपनी इस कौम को अपने मुंतखब नुमाइंदों से, वो भी इनका ही कमाल है। लेकिन चौधरी साहब, जब मरदमशुमारी तो मई में हो चुकी थी, अगर उस वक्त ही मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कमीशन प्रोसेस शुरू कर देता तो वो 4 माह में मुकम्मल हो जाता। लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर आपके साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 5 अगस्त को कहा या 6 अगस्त को कहा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होना चाहिए। फिर उन्होंने एक दूसरे दिन मफादात CCG का इजलास भी बुला लिया, फिर काबीना से भी मंजूर करा लिया और फिर उसी दिन उनके बयानात आने शुरू हो गए कि इसमें इलेक्शन फरवरी में हो जाए तो क्या हर्ज जाए, क्योंकि आपको हमको यानी एक आम आदमी को भी इल्म था कि अगर मरदमशुमारी होगी, हल्काबंदियाँ होंगी, फिर नए इंतखाबी शेड्यूल बनेगा तो उसमें तो 6 माह लग नहीं है। तो सॉरी टू से
और बहरहाल आपका चीफ मिनिस्टर भी बैठा हुआ था उस सीसीसी में, आप कैबिनेट में भी बैठे थे, तो ये तो खुद पीएम ने कुल्हाड़ी मारी ना, सॉरी इत्तेहादी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी ना चौधरी साहब। हाँ, ये यकीनन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी के जो वज़रा थे, उनमें तो ये आज भी इत्तफाक राय लगता है कि जब तक मुस्बत नताइज आने का पूरा इम्कान ना हो और यकीन ना हो, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और दबा के और उस पे ज़मीन तंग करके और उसको जेल में ही रखना हो और लोग मायूस ना हो जाएं उसके बाहर आने से, तब तक इलेक्शन ना हो, गलियां हो जान संजियां तो विच मिर्ज़ा यार फिर भी नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे वापस। आपने देखा किस कदर उनके चेहरों पे मुरझाए हुए चेहरे थे जब कल शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आ गई और वो इस तरह सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू पहुंच गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैंने भी समझ लिया, इससे इशारा ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो 25 दिन लगा दिए। लेकिन चौधरी साहब, मैं आपके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल जिस पार्टी में आप हैं, और मैंने देखा कि माशाल्लाह जो अभी क्लिफ्टन में कराची में जो मीटिंग हुई, पहली बार गालिबन बहुत तफसील से एक अरसे बाद आपको सुना गया इस तमाम सियासी सूरत हाल पर, तो आपकी पार्टी ने तो एक दिन पहले तक उनसे इख्तलाफ नहीं किया, जब तक 13 अगस्त तक। ये तो गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद अब आपकी पार्टी के पास कोई चारा नहीं है कि ये मुतालबा करें कि 90 दिन में। शरीफों ने तो किया, वो तो 6 माह क्या 9 माह में भी नहीं कराना चाहते थे, लेकिन आप बड़ी जहांदीदा माशाल्लाह 50 साल पार्टी, शहीद भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, आप लोग भी इस फैसले में यानी अब कह रहे हैं आप, उस वक्त तो नई बात की आपकी पार्टी ने चौधरी साहब, पार्टी क़यादत ने। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा वो क्लॉज है जो आइन की, जिस पे जो ज़्यादा इम्पेरेटिव है वो है 90 दिन वाली। ये तो हमने सिर्फ कंपैरिजन किया है ना उनकी क्लॉजेस का, कि डीलिमिटेशन वाली भी है, लेकिन ये दूसरी ज़्यादा अहम है और 90 डेज़ की पीरियड है। अब इस वक्त मुझे ज़ाती तौर पे तो इतना लगता नहीं कि कोई इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो आइन को बिल्कुल मस्ख कर दिया गया है, आइन बेआइन कर दिया गया है, बेदस्तपा है आइन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, 14 मई तक, तो वो उसका भी मजाक आज तक उड़ा रहे हैं कि जी वो चीफ जस्टिस ने क्या कहा था 14 मई का। अच्छा, फिर अगर आइन के बारे में ये कहा जाता है कि वो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये प्रेसिडेंट के साथ तय करके आता है कि 30 अप्रैल को होंगे। नहीं, लेकिन चौधरी साहब मेरा सवाल, सॉरी टू से, आपकी जमात से है, पीडीएम से नहीं, मौलाना फजल रहमान या शरीफों से नहीं, क्योंकि आप लोग आखिरी दिन तक, यानी जब तक ये ऐलान नहीं हुआ था, उनके साथ एक ज़बान थे। ये तो जब एक मुमताज़ सहाफ़ी ने कहा, बड़ा करीब है आपके हमारे साबिक सदरदारी साहब से, कि पीपल पार्टी के साथ तो माज़त की ज़बान से कि मैं ये बाज़ारी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कि उनके साथ तो हाथ हो गया। चौधरी शरीफों के इरादे थे कि आपको पता नहीं थे? नहीं, बाद में मेरा ख्याल है और इस पे जो किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर कुछ बात कर रहे थे, उनके वज़रा कुछ और बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि जी वक्त पे होंगे, ऐन वक्त पे होंगे इलेक्शंस। तो उसमें एक यकीनन कन्फ्यूजन थी जो गवर्नमेंट की खुद अपनी तौर पे थी, पर अब इलेक्शंस इनको कराने पड़ेंगे फरवरी से पहले, तो वैसे क्योंकि वरना वो सेनेट जाएगा,
फिर तो सारा ये आइन ही चला जाएगा ना, फिर तो आइन ही चला जाएगा। सदर भी मुंतखब नहीं हो सकेगा क्योंकि असम्बलियाँ नहीं होंगी, कोई रीएलोकेशन ऑफ सीट्स नहीं हो सकेगी क्योंकि आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी। आइनी तरमीम इसलिए नहीं हो सकेगी क्योंकि कौमी असम्बली इलेक्ट नहीं हुई। कौमी असम्बली इलेक्ट इसलिए नहीं हो सकती कि रीएलोकेशन अगर करनी हो सीट्स की बिटवीन प्रोविंसेस, तो वो एक चिकन एंड एग विच केम फर्स्ट, चिकन और द एग वाली सिचुएशन में हमें ये ले आए हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे ख्याल में, मेरी नाकस राय में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। नहीं, मैं बरसत एहतराम चौधरी साहब, आप जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि असम्बलियाँ तो ख़त्म हो गई, सदर का इलेक्शन आएगा, उसके बाद मार्च में सेनेट का इलेक्शन आएगा, फिर तो क्या हुआ? आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ज़ाती तौर पर भी जानते हैं। एक हमारे शरीफुद्दीन पीरादा साहब होते थे ना, हर फौजी डिक्टेटर को एक राह दिखा दिया करते थे, नज़रिए ज़रूरत पैदा कर लेते थे। देखिएगा कोई ना कोई नज़रिए ज़रूरत फरवरी में पैदा कर लेंगे वो सेनेट के हवाले से। और सॉरी टू से, ये मेरी बहुत तालिबान राय है चौधरी साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो ये कहा ऑन रिकॉर्ड हूँ मीटिंग के बाद भी कि लगता है अब हमें एक और MRD की मूवमेंट चलानी पड़ेगी, MRD जैसी तहरीक चलानी पड़ेगी। अच्छा, MRD की तहरीक के लिए किस किस के बारे इसकी तफसीर में नहीं मैं जाऊंगा चौधरी साहब। अगर मैं आप पे आखिर में आ जाऊं कि अब बहरहाल जो भी मामला तय करने हैं आपको निगरान हुकूमत से तय करने हैं। निगरान हुकूमत का आपसे थोड़ी देर पहले वज़ारत कानून का फ़ैसला आ गया कि चीफ इलेक्शनर कमिश्नर को ही हक़ हासिल है, यानी उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया। तो ये इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी, ये नहीं जो इस वक्त निगरान काबीना में लोग बैठे हैं हमारे सामने हैं, क्या कतकाट है, क्या सियासी बैकग्राउंड है, कौन इनके पीछे है, कितनी इनकी सियासी बसीरत या ताकत है, सब कुछ हमें इल्म है। ये इतने बड़े फैसले, मईशत तो छोड़िए, इलेक्शन कराना, ऐलान कराना, हल्का बंदियाँ कराना, नई मरदमशुमारी कराना, फिर इलेक्शन से जुड़ी बेशुमार चीज़ें, बैनुल अक़वामी फ्रंट अलग, तो ये अब तो इधर चला गया ना मामला इस निगरान हुकूमत पर, और निगरान हुकूमत के जो पीछे हैं उन पर चौधरी साहब। देखिए, निगरानों का जो दायरा है कार और इख्तियार, दायरा इख्तियार है, वो बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पे 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की थी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के केस में। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला दिया उसमें उन्होंने कहा निगरान जो हैं ये बिल्कुल बेअमल हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं, ये ना कोई ट्रीटी कर सकते हैं, ना कोई मुआहदा कर सकते हैं, ना कोई नया प्रोजेक्ट बड़ा शुरू कर सकते हैं मंसूबा, ना ये पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़ी बड़ी, ना ये कर सकते हैं लार्ज स्केल पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र, ना किसी की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं इनटू द सर्विस। इनका ये तो मतलब है, उन्होंने तो बता दिया था कि ये दीवार है, इस दीवार पे वॉलपेपर जो लगा है उसमें एक फूल जो है वो चीफ मिनिस्टर है, बाकी फूल उसके वज़रा है। तो ये इस किस्म का इनका रोल निगरान का था कि इधर से एक एथलीट आता है, वो बैटन देता है और इधर से दूसरे को आप पकड़ा देते हैं ताकि वो आगे भागता रहे। तो ये इनका रोल था। लेकिन इन्होंने कानून साजी जो की है उसके तहत बहुत इन्होंने काफ़ी तवाना कर दिया है निगरानों को। वो कानून वैसे तो आइन से मुतसादम है, क्योंकि आइन वही कहता है जो कि अदालत सुप्रीम कोर्ट जो तशरीह करती है आइन की, और अगर तशरीह करदा आइन की खिलाफ वर्जी हो तो वो फिर आइन की खिलाफ वर्जी है। तो वो जो इन्होंने केयर टेकर्स को एम्पावरमेंट का लॉ बनाया है, वो असल में लॉ वो आइन के से मुतसादम होने के बायस उसको लॉ नहीं कहा जा सकता। पर वो ये तो उस पर अमल करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते सुनते,
ये इस तौर पे चल रहा है। शुक्रिया चौधरी तर्जन साहब। मैंने अब कहा ना कि पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई अहम, महज कानून के हवाले से नहीं बल्कि अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट के हवाले से भी एक और आज डेवलपमेंट हुआ है कि वो जो मुकदमात अदालतों में चलते थे और चलने चाहिए, साइफर केस का फ़ैसला ये हुआ कि वो जेल में होगा, यानी अब अदालतें जेल में लगेंगी। पहली अदालत साइफर केस की अटक जेल में हुई। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। ठीक है, माजी में एक तारीख़ में जाऊंगा, वक्त इतना नहीं है कि अदालतें जेलों में पहुंच गईं। हमने पिंडी साजिश केस देखा था, 50 की बात है, फैज़ साहब, सज्जाद ज़हीर वगैरह उस ज़माने में। फिर हमने देखा हैदराबाद साजिश केस भुट्टो साहब के ज़माने में 6 पाठकों के अंदर, और अब अटक जेल और भी बहुत तारीख रही है। लेकिन ये वाला जो केस है साइफर का, वो यानी अदालतें अब जेलों में होंगी। इस्तगासा भी, वकील भी, मुल्ज़िम भी, जज भी, और कहा गया है कि जनाब सिक्योरिटी के सबब ये कदम उठाया गया है। बहरहाल उनका ये फ़ैसला है, वो कि तहरीक इंसाफ ने, उनके चेयरमैन ने ये कहा है कि जनाब हम इसको नहीं मानते, इस पे एतराज़ भी किया है, लेकिन रिमांड लेकर आगे बढ़ा दिया गया। मेरे साथ बहुत ही मोहतरम अपने हमारी जुडिशरी के पाशा साहब मौजूद हैं, सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार काउंसिल के। पाशा साहब, मैंने कहा कि एक तारीख़ है, बल्कि हैदराबाद जेल में तो मैं जाता रहा जब 6 फाटकों के अंदर बड़े बड़े मोतबर जज बैठा करते थे। जस्टिस रियाज कसूरी साहब दलाइल देते थे, या बख्तियार अटॉर्नी जनरल होते थे। ये क्या अब कितने सालों से, महीनों, बरसों से केसेस चल रहे हैं, अब ये जेलों में अदालतें लगेंगी पाशा साहब? बरेली साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है। हैदराबाद जेल की तो आपने खुद मिसाल दे दी है, लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि ऐसे मुल्ज़मान जो कि ज्यादा सेंसिटिव जिनके केसेस होते हैं और जिनका बाहर निकलना और कोर्ट में पेश होना उनकी जान के लिए भी खतरा है या किसी और की जान के लिए भी खतरा साबित हो, तो फिर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो जेल में अदालत के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिस तरह के इसमें की है। दूसरी बात एक और है कि आपको पता होगा कि जो कई ऐसे सजा याफ्ता मुल्ज़मान होते हैं, वो बेशक दहशतगर्द ना भी हों तो भी, बसन 302 के केस में किसी को डेथ सेंटेंस हो गई है, तो जब किसी को सेंटेंस हो जाए तो फिर जेल से बाहर उसके दीगर केसेस के लिए उसको बाहर नहीं लिया जाता। फिर दूसरे केस मसलन 13 असला बरामद होता है, 13-20-65 का केस दर्ज हो जाता है, तो उसके लिए ट्रायल जज जो है वो जेल में जाते हैं, वकील भी जाते हैं और वहां पे एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है। क्योंकि ये एक है कि जो सजा याफ्ता हो जाते हैं उनको आप जेल से बाहर नहीं लेकर जा सकते, मां सिवाय एक आध एक्सेप्शन है। हमने देखा है कि सजा याफ्ता हुए और उनको जेल से बाहर क्या मुल्क से बाहर भी भेज दिया गया। लेकिन पाशा साहब इस केस में तो पाशा साहब, मोहतरम पाशा साहब, इस केस में उनकी सजा मुअत्तल हो गई, रिहाई हो गई। जो अटक जेल ले जाना, खुद आपको भी इल्म है कि हम देखते थे पुराने ज़माने में सियासी कैदियों को दूसरे सूबों में, दूसरे शहरों में रखा जाता था, फैमिली सफ़र करती थी, पॉलिटिकल केसेस में बात कर रहा हूँ, ऐसी जगह रखा जाता था सख्त गर्मियाँ हो जहाँ पे। इसमें भी है कि अडियाला की जगह अटक रखा गया, और जब और एक बार नहीं बेशुमार बार PTI की क़यादत कायद आते जाते रहे। लेकिन ये अगर रवायत पॉलिटिकल केसेस में अदालतों में के बजाय जेलों में पड़ गई, कोई अच्छी रवायत तो नहीं कहलाएगी। जैसे अगर 6 फाटकों के अंदर कार्रवाई होती थी भुट्टो साहब के दौर में, वली खां और बिजंजो वगैरह पे, कोई, मैं तो सॉरी से आगे चलकर, यानी आप लोग उस पूरे प्रोसेस से गुजर कर जाएगी एक टीम। इसके माने से अगर रियासत की जिम्मेदारी सिक्योरिटी दे होती, इसलिए रियासत सिक्योरिटी इदारे, फिर तो आसान हो जाएगा ना। कहीं घरों में नहीं लग रही अदालत, क्या हम कहेंगे जी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, आपकी कोठी में अदालत लगेगी। बरेलवी साहब, जो मैंने पहले अर्ज किया था वो
आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और काफ़ी कवरेज की है बहुत सारे मामलात की। मैंने नाज़रीन की सहूलत के लिए ये बताई कि इन हालात में जेल में अदालतें लग सकती हैं। अब जो आपका जो क्वेश्चन आया है वो बड़ा रेलेवेंट है कि क्या सियासी लोग या सियासतदान जो हैं उनके केसेस की हेयरिंग जेल में होगी। तो मेरा ख्याल है कि पहले भी सियासतदानों के केसेस जेल में समाप्त हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बुनियाद पे। लेकिन जहां तक आप मेरी जात का पूछते हैं, मेरी जात का ये है, मैं ये समझता हूं कि सियासतदानों के केसेस जो कि सियासी बुनियादों पे बनाए जाते हैं उनकी हेयरिंग जेलों में नहीं होनी चाहिए। वो पब्लिक के बंदे हैं, वो पब्लिक के लीडर होते हैं, अवाम के लीडर होते हैं, उनकी केसेस खुली अदालत में चलने चाहिए। अवाम को भी पता चले कि उनके खिलाफ इल्जाम क्या है और उनको भी पता चले कि अवाम सारी देख रही है मैंने किस तरह अपने केस को डिफेंड किया है। आपका क्वेश्चन इस हिसाब से बहुत रेलेवेंट है कि सियासतदानों पे क्या ये हो सकता है। तो मेरी हम्बल व्यू ये है कि सियासतदानों पे ये जेल के अंदर जो मुकदमात की जो पैरवी है या ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए। मैंने पाशा साहब इसलिए भी कहा ना कि गालिबन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा इंटरनेशनल फेम पॉलिटिकल लीडर और जिसके फॉलोवर जो खुदकश हमले करते थे, अल जुल्फ़िकार क्या क्या नहीं होता था। उस ज़माने में इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती थी, कैमरे भी नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। तो जुडिशरी तो और उसके पीछे जा रही है ना। वो तो अब छोड़ दें आजकल किस तरह जुडिशरी तकसीम हो रही है, किस तरह जजेज एक दूसरे पे लान तान कर रहे हैं, किस तरीके से पता चल जाता है ये जज ये फैसला देगा, ये जज ये फैसला देगा। अब तो हर एतबार से पीछे गए, लेकिन इस एतबार से भी मैं समझता हूँ कि स्टेप फॉरवर्ड की जगह स्टेप बैक हो रहा है पाशा साहब। जी बिल्कुल, मामलात जो है वो इस तरीके से हो रहे हैं कि सुलझने के बजाय और उलझ रहे हैं। और इसमें बतौर इदारा जुडिशरी का जिस तरह किरदार रहा है माजी में भी अब भी और पता नहीं कब तक हमें जो है इस इदारे को मलाइन किया जाए। मैं इस बात की बिल्कुल मैं कंडेम करता हूं कि जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की करैक्टर असैसिनेशन की गई या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की जाती रही, ये चीजें खत्म होनी चाहिए और हमारी जुडिशरी को भी चाहिए। वक्त का तकाजा है कि वो सॉरी मैं थोड़ी सी पाशा साहब इंटरनेट पर हैं। जी 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 पाशा साहब, पाशा साहब अगर मैं आपको मजीद एक बार, मैंने शायद उस वक्त भी सवाल उठाया था। बार काउंसिल तो बड़ा इदारा है और माशाल्लाह मैं देखता हूँ आप बैलेंस भी करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी एक बड़ा इदारा होता था। हमने पास में देखा आबिद हसन मंटो के ज़माने में, इवन आत्मा जहांगीर वगैरह में। लेकिन अब तो बारें भी जो हैं उस तरह तकसीम हो गई हैं। मुझे बसत एहतराम मेरे जैसे मैंने उस दिन भी ज़ुबैरी साहब के बारे में कहा था कि अगर ये होने लगा या उससे पहले अगर हमारे बॉन साहब भी लंदन में जाके बैठ गए थे, तो ये भी जब आपके पास एक ऑफिस हो जाए तो आप ऑफिस में तमाम मकतबे फ़िक्र के वकला के इंडिपेंडेंट के भी सदर होते हैं। लेकिन ये भी तो हो रहा है ना, बारें भी तकसीम हो रही हैं। चौधरी साहब, पाशा साहब बड़ी खूबसूरत बात की है और मैं इस चीज का दाई हूँ। जितने भी लॉयर्स कन्वेंशन हुए हैं मैंने खुद उनमें जाके जो स्पीच की और जो बात सामने रखी वो ये रखी कि हम जब बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो हमने तमाम मकतबा फिक्र के वकला से वोट लिए होते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो वकला हैं उनसे वोट लिए होते हैं। और ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है कि जब हम बार हमें इज्जत बख्शती है, इस मकाम पे पहुंचाती है, तो हम किसी एक पार्टी के तर्जमान बन जाते हैं या किसी पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे खड़े होकर जब वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहा होता है तो पीछे काला कोट पहन के खड़े हो जाते हैं। ये बहुत नामुनासिब बात है। बाकी वकला का पार्टी के साथ एफिलिएशन होना अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बतौर नुमाइंदा
किसी के पीछे खड़ा होना या किसी के तर्जमान बन के बात करना, ये मैं समझता हूं कि उस मैंडेट की तौहीन है जो मैंडेट बार के मेंबर्स ने आपको दिया हुआ होता है 1 साल के लिए या 5 साल के लिए। आपका ये हक बनता है कि जब आप किसी मनसब पे पहुंचते हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है भी आपकी तो वो बार की चार दीवारी से बाहर है। चार दीवारी के अंदर आप सिर्फ लॉयर्स के नुमाइंदे हैं, और इससे बढ़ के और क्या शान हो सकती है कि आपने सिर्फ लॉयर्स को रिप्रेजेंट करना है, कानून की बात करनी है, आइन की बात करनी है, और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए या उसके विजन की बात नहीं करनी। अगर मैं आखिर में पाशा साहब आपसे ये कहूँ कि चलें आप हम ये मान लेते हैं कि तहरीक इंसाफ के कायद, खैर पहले तो नाम ले लेते हैं कि इमरान खान साहब एक हसास और हाई प्रोफाइल वो हैं, लेकिन कहीं ये आसानी के लिए रवायत ना पड़ जाए। ये तो रियासत हुकूमत के लिए आसान है, तो फिर आप नौकरियाँ किस बात की कर रहे हैं? सिक्योरिटी के इदारे और एजेंसियाँ और ये सब कुछ हम क्यों करोड़ रुपये इन लोगों पर खर्च करते हैं? फिर तो आसान बात है, कैदी को कोठरी से निकाला, अदालत में दिया, अदालत में पेशियाँ हुई, फिर बाद में उसको कह दिया लो भाई तुम्हारे 2 साल सजा, फारिग हो गई तमाम बेदारी। ये ना हो जाए बरेलवी साहब, हर केस के कैदी की ये सूरत हाल नहीं होती। मैंने इससे नहीं होनी चाहिए, मैं तो ऐसे जी मैंने आपके पहले क्वेश्चन के जवाब में बड़ी डिटेल के साथ ये अर्ज की थी कि किन किन हालात में हुकूमत वक्त जो है वो किन किन मुल्ज़मान की, किस नोयत के केसेस के मुल्ज़मान की जो केसेस हैं वो उनका ट्रायल होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर दहशतगर्द का जो केस है उसका ट्रायल हो, बल्कि एक ऐसे किसी मासूम का भी हो सकता है जिसको गलत सजा हुई है किसी केस में और वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि आपको पता है हर 14 दिन के बाद मैजिस्ट्रेट के पास पेश होना जरूरी है अगर वो किसी दूसरे केस का अंडर ट्रायल प्रिजनर है। तो फिर कोर्ट वहां पे जाती है, जेल में जाके उसका ट्रायल करती है। लेकिन फिर मैं एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन ये जरूर कहूंगा कि सियासतदानों को इससे इस्तिस्ना होना चाहिए, उनको आप बंद ना रखें। वो अवाम के बंदे होते हैं, अवाम में ही जाना उनका अच्छा होता है, और अवाम को पता होना चाहिए कि ओपन कोर्ट में उनके खिलाफ इल्जाम क्या है और उन्होंने किस अंदाज में डिफेंड किया है। अगर अवाम के सामने हर चीज आ जाए तो ये ओपन कोर्ट का कंसेप्ट खत्म हो गया। मैं और आप जेल में जाके फिर नहीं सुन सकते। शुक्रिया मोहतरम पाशा साहब। हम बात ये हो रही थी कि उनका कहना दुरुस्त भी था कि जो सेंसिटिव बहरहाल तहरीक इंसाफ के कायद, उनका केस और फिर उनकी शख्सियत इसलिए जेलों में हुई, लेकिन बहरहाल जेलों में अगर तवातुर के साथ अदालतें लगनी शुरू हो गई तो कोई अच्छी एहसन रवायत भी नहीं होगी। ब्रेक के बाद आऊँगा तो मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान में आम तौर पर तशद्दुद दिखाया जा रहा है, रेप दिखाया जा रहा है, बच्चियों के साथ ज़्यादती दिखाई जा रही है। सारी दुनिया के कैमरे ये दिखा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में यही हो रहा है। दुनिया के और मुल्कों में भी इसी तरह हो रहा है, लेकिन इतना दिखाया नहीं जाता। आज जो मुल्तान में एशिया जो है का जो ओलंपिक एशिया का जो कप हो रहा है उसका जो आज मुल्तान में शानदार इफ्तिताई इजलास हुआ, उसके बाद तो फिर हम वर्ल्ड कप में भी जा रहे हैं जहां हिंदुस्तान भी जाना होगा। तो एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा कि ताकि इसके ज़रिए सारी दुनिया को, सारे पाकिस्तान को एक खुशगवार हवा का झोंका नज़र आए। हमारे साथ रहिएगा। कि मुल्क में अच्छी खबरें कमी देखने में स्क्रीनों पर आती हैं। एशिया कप का वो भी पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत शहर मुल्तान में होना सारे पाकिस्तानी को नहीं सारी दुनिया को ये पैगाम देगा कि पाकिस्तान बहरहाल दहशतगर्दी, तखरीबकारी और जो भी क्राइम जो सारी दुनिया में होते हैं उसके बावजूद वहाँ पर एक और दुनिया भी है। ये जो मुल्तान में आप एशिया कप की इफ्तिताई तकरीब देख रहे हैं जिसमें ब्राज़र नेपाल और पाकिस्तान का मैच है। हमारे खिलाड़ी नेपाल के सामने तो खैर इतने अगर रन बनाए तो मुझे कोई हैरत नहीं है, लेकिन एशिया कप, उसके बाद वर्ल्ड कप और उसमें ख़ास तौर अभी आप देखें कि खेलों के दीगर मैदानों में भी पाकिस्तान का परचम सारी दुनिया में बुलंद हो रहा है। और यही ऐसा फ़ख्र है जो इस हमारी जो सियासत है,
जिनके हाथों में है, मईशत जिनके हाथों में है, उनको पैगाम दे रहा है कि आप भी कोई ऐसा कारनामा, ऐसा काम अंजाम दें ताकि आवाम आपको तमगे दें, सितारे दें। इस वक्त तो माज़रत के साथ जो ज़बान आपके सामने इस्तेमाल लोग कर रहे होंगे बिजली के बिलों को देखकर, आटा चावल खरीद कर, अरे ये मैं किस सियासत में पड़ गया। आइए ज़रा ये खूबसूरत सी तकरीब देखिए जो अपने अभी तो आगाज़ हुआ है, फिर मैच हुआ है और फिर इसके साथ ही मुजाहिद बरेलवी को भी नीचे की ओर देखता हूँ मैच का। नेपाल किस तरह खेलता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़।